नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मेन सीरीज में जीएस पेपर 1 सेक्शन ए का एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मौर्य कला। मौर्य कला से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं 69th में, मौर्य कला की कला एवं वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता, ये 38 नंबर में 67th में पूछा गया है। 69th में चूंकि यह 7 मार्क्स का ही पूछा गया है, तो इस बार इससे फुल क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अब हम लोग 64th में देखें तो भवन निर्माण कला पूछा गया है। 60 और 62 में देखें तो मौर्य कला पर प्रकाश डालने के लिए बताया गया है, बोला गया है। तो इससे डायमेंशन, किस डायमेंशन के प्रश्न रह सकते हैं, उन सभी डायमेंशंस को हम तैयार करते हैं। अगर यह पूर्ण रूप से 38 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाएगा तो सभी डायमेंशन को कुछ ना कुछ इसमें लिखना है, लेकिन 7 से 8 मार्क्स के प्रश्नों में ये डायमेंशन बनते हैं जो किसी एक डायमेंशन से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि मौर्य कला की विशेषता, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, हस्तशिल्प कला और ईरानी प्रभाव, मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव और बिहार में मौर्य कला का प्रभाव, ये डायमेंशन प्रश्न के बनते हैं। अब आइए हम लोग इससे संबंधित उत्तर को किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले भूमिका की बारी आती है। भूमिका में हम लोग लिख सकते हैं कि इससे पहले भी कला का स्वरूप प्रकट हो चुका था और अधिकतर मौर्य काल की कला घास फूस और लकड़ी निर्मित है, इसलिए इसका प्रमाण बहुत कम मौजूद है। लेकिन जितनी भी कला पाषाण कला है पर बनाई गई वो चिरस्थायी हो गई। तो देखिए हमने क्या भूमिका तैयार किया है कि हड़प्पा काल के पश्चात सर्वप्रथम मौर्य काल में ही कला एवं स्थापत्य का स्पष्ट स्वरूप प्रकट होता है। हालांकि इससे पूर्व भी विभिन्न प्रकार के कलाओं का प्रचलन था, परंतु इन कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी एवं घास फूस जैसी नष्ट होने वाली चीजों का प्रयोग होता था। मौर्य काल में कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया, तो पाषाण के प्रयोग से कला चिरस्थायी हो गई और जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। तो ये भूमिका आप 38 मार्क्स में दे सकते हैं। हालांकि 7 से 8 मार्क्स में सीधे आपको टू द पॉइंट आना है, भूमिका को बहुत छोटा लिखते हुए। मौर्य कला का हम लोग अगर मौर्य कला की बात करें तो 3 भाग में इसे बांट सकते हैं: स्थापत्य कला, मूर्ति कला और हस्तशिल्प कला। सबसे पहले हम लोग मौर्य स्थापत्य कला का बात करें। मौर्य स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला, इसमें राजप्रसाद, स्तंभ या लाट पर किया गया निर्माण, स्तूप का निर्माण और गुहा विहार का निर्माण आता है। सबसे पहले हम लोग राजप्रसाद को देखें तो पाटलिपुत्र में कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक राजप्रसाद बनाया गया था जो अपने भव्यता के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसकी विशेषता की बात करें तो 80 स्तंभ वाला भवन था, लकड़ी निर्मित फर्श और छत थे। एरियन नामक विद्वान ने इसकी तुलना मध्य एशिया के सूसा और एक बताना राजप्रसादों से की है। फाहियान तो इसे देवकृत की, ऐसा देवता ही बना सकते हैं, देवकृत बताया। ये 140 फीट बाय 120 फीट का बना हुआ है। तो राजप्रसाद में आप इतना करके निकल सकते हैं। अब आते हैं स्तंभ और लाट कला। स्तंभ कला सामान्य रूप से अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए जो स्तंभ बनाया गया था उस पर किस प्रकार के कलाकृति को दिखाया गया। तो देखिए सबसे पहला इसमें विशेषता है कि पत्थर के एक ही टुकड़े का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात एकास्म कला है। यह एक ही पत्थर से निर्मित है। पत्थरों पर खास प्रकार की पॉलिश, जिसे ओप कहा जाता था, का प्रयोग किया गया है और इसमें चुनार और मथुरा से लाए गए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। आधार मोटा है और तना पतला है। ये देखिए आधार आपको मोटा दिखता है और ऊपर जाते जाते यह पतला होते जाता है। और शीर्ष पर पशु आकृति बनाई गई है। देखिए शीर्ष पर पशु आकृति, चाहे सिंह का हो या बैल का हो या हाथी का हो, बनाया गया है। उस पर चौकी, कंठ, उल्टा कमल और मेखला का प्रयोग हुआ है। तो इस चित्र को अगर आप दिखा देंगे तो आंसर चेक करने वाले के मन में एक संदेश जाएगा कि आपने कुछ अलग काम किया है।
क्योंकि सभी लिखेंगे नोट में, मार्क्स उसी को आएगा जिसका उत्तर कुछ अलग दिखेगा। अगर हम लोग प्रमुख मौर्यकालीन स्तंभ की बात करें तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया अरारेज, रामपुरवा का स्तंभ, दिल्ली का टोपरा स्तंभ, दिल्ली का मेरठ स्तंभ, रुम्नदेई का स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ का तो बाद में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आते हैं स्तूप की बात करते हैं। स्तूप सामान्य रूप से आप ये समझिए कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात या महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेष को 8 भाग में बांटा गया और उन्हीं अवशेषों पर समाधियों का निर्माण किया गया, जिसे स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए यह पूजनीय स्थल होता है। तो हालांकि मौर्य काल से पूर्व से स्तूप निर्माण का कला इंडिया में चलता आ रहा था, लेकिन इसे एक व्यवस्थित रूप मौर्य काल में प्राप्त होता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर देखें तो सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों के निर्माण की बात कही गई है, जिसमें से सांची, भरहुत, सारनाथ, तक्षशिला, वैशाली, गया का जो स्तूप है वो मौर्य काल में बना था। मौर्य कालीन स्तूप का बात करें तो इसमें एक बड़ा सा गुंबद होता था, एक परिदक्षिणा पथ होता था जिसमें कि बौद्ध भिक्षु चारों तरफ चक्कर लगाते थे, तोरण द्वार का कंसेप्ट था, गुंबद के ऊपर हर्मिका, छत्र और यीस्ट का प्रयोग किया जाता था। तो ये चित्र काफी आसान है, इसे आप अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। गुहा विहार, अगला देखें कि गुहा विहार, इसमें आप नाम सुने होंगे अशोक का के एक पोता का जिसका नाम था दशरथ, उसने इस कंसेप्ट को लाया। रॉक कट शैली का ये बनता है कि पहाड़ों को काटकर उसमें गुफा बनाई जाती है और उसमें रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए या आजीविकों के लिए। तो दीवार के छत को काटकर और उसे पॉलिश की जाती है, एक विशेष प्रकार की पॉलिश जिसे ओक कहा जाता है। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बौद्ध धर्म और आजीविकों के रहने के लिए गया के बराबर पहाड़ी में और नागार्जुनी पहाड़ी में इस प्रकार के गुहा विहारों का निर्माण करवाया गया है। मौर्यकालीन मूर्ति कला की बात करें तो मौर्यकालीन मूर्ति कला में 2 प्रकार की कला देखी जाती है। एक राजकीय कला जो स्तंभ के ऊपर की गई है और एक लोक मूर्ति कला जो स्वतंत्र रूप से लोगों के बीच विकसित हुई। राजकीय कला का एक रूप हम लोग देख चुके हैं मौर्यकालीन राजप्रसाद के रूप में। दूसरा देखें कि स्तंभ के ऊपर जो विकसित हुई कला, उसमें मुख्यतः पशुओं की आकृति को प्रधानता दी गई और राजकीय संरक्षण में यह कार्य हुआ। तो सिंह, यहाँ पर सिंह लिखना होगा। तो सिंह की जहां पर से मूर्ति प्राप्त हुई है लौरिया नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण और सारनाथ से। सारनाथ का तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाथी संकीसा यूपी से और बैल लौरिया अरारेज रामपुरवा पूर्वी चंपारण, दोनों पूर्वी चंपारण से। तो इन सब में जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो सारनाथ अशोक स्तंभ है। सारनाथ अशोक स्तंभ पर 4 शेर बनाए गए हैं और अपने भव्यता के लिए इतना प्रसिद्ध है कि भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इसके नीचे अंकित 24 तिलियों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी स्थान मिला है। अब आते हैं स्वतंत्र रूप से विकसित मूर्ति कला। स्वतंत्र रूप से विकसित मूर्ति कला लोगों के बीच देवी देवताओं के रूप में देवी देवताओं के पूजन के रूप में बनाया गया, जो कि यक्ष यक्षिनियों के रूप में है, जिससे कि बाद में देवी देवताओं का स्थान प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखें मूर्ति कला को तो इतना जीवंत है यह कि आप समझिए कला का एक बेहतरीन नमूना है और चमकदार पॉलिश भी इस पर की गई है, सुंदर स्वरूप इसे मिला है। प्रमुख अगर हम लोग लोक कला की बात करें तो प्रमुख लोक कला में परखम मथुरा से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है, दीदारगंज पटना से चामर धारणी यक्षिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है, लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है और बुलंदीबाग से एक बालक का मूर्ति प्राप्त हुआ है, जो कि अपने में विशेषता रखता है। मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं की बात करें तो इस पर चमकदार पॉलिश से युक्त मूर्ति है और मूर्ति निर्माण में इसमें चिपकवा विधि या सांचे में ढालकर, देखिए सांचे में जब भी मूर्ति को ढाला जाता है उसमें आगे के फ्रंट को अधिक फोकस किया जाता है बनिस्पत बैक के। तो मौर्यकालीन मूर्तियां अधिकतर मिलेंगी जिसमें कि फ्रंट अग्रभाग के प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया गया है और पीछे
उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मुख्य विषय इसका पशु पक्षी खिलौना मानव धार्मिक उद्देश्य वाली मूर्ति जो है नगण्य है। बाद में हालांकि बाद में जाकर उसे देवी देवताओं का स्थान मिला। हालांकि कोई सुस्पष्ट मूर्ति निर्माण की शैली मौर्य काल में नहीं मिलती है कि कोई इसे नाम दिया जाए। मौर्यकालीन हस्तशिल्प कला की बात करें तो हस्तशिल्प कला में राजनीतिक एकता, मौर्य काल में राजनीतिक एकता और शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व था। इसके बदौलत काफी व्यापार का और वाणिज्य का काफी विकास हुआ, तो शिल्पियों को भी विकसित होने का मौका मिला। तो इस समय में लोग जो है धातु कर्म कला से परिचित थे। धातु को गलाकर धातु कर्म करने की प्रक्रिया उन्हें पता थी। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज भी सोना चांदी तांबा इनके खादानों का विवरण दिया है इन्होंने और धातु कर्म से के बारे में बताया है। तो मौर्य काल में हालांकि काष्ठ शिल्प का भी जो है ना पर्याप्त सबूत है। काष्ठ शिल्प चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में भी काष्ठ शिल्प का काफी इस्तेमाल हुआ है। पाटलिपुत्र नगर को सुरक्षित करने के लिए जो 4 दीवारी बनाई गई थी वो भी काष्ठ शिल्प का एक नमूना है। काशी पुंड्र में, अच्छा अब हम लोग रेशमी वस्त्र कपड़े की बात करें तो उसके लिए काशी और पुंड्र ये फेमस था। बंग जो है जो मलमल के कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, जो अभी बंगाल रीजन में आता है। दाकुल ये श्वेत और चिकना वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था जो कि जिसका उल्लेख मिलता है। हाथी दांत पर काम करने का उल्लेख है कि बहुत सारे कलाकार थे जो चर्मकारों का भी उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। इस समय में जो मृदभांड जो वेयर्स मिलते हैं वो NBPW के मिलते हैं, मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो काली उत्तरी चित्रित मृदभांड प्राप्त होते हैं। संभवतः यह धनाढ्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि चित्रित जो मृदभांड था वो धनाढ्य लोगों के लिए लाया जाता था। अब हम लोग आते हैं इस पर ईरानी प्रभाव का बात करते हैं, ईरानी या विदेशी प्रभाव का बात करते हैं। तो सर जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन नाम के ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कि ईरानी मतलब मौर्य कला को ईरानी कला का ही देन माना है और इसे जो है मौर्य राजप्रसाद को अखमेनियन राजप्रसाद का नकल बताया एक तरह से। तो हालांकि मौर्य काल में जो है इससे पहले से हमारे स्तंभ कला की परंपरा चली आ रही है और हमारा जो कलर इस्तेमाल होता है, जो ओप कलर इस्तेमाल होता है, उसकी टेक्नोलॉजी पहले से भारत में मौजूद थी। तो एक तरह से कहिए तो ईरानी स्तंभ कला के परंपरा का नकल कहना ये बिल्कुल समझ से बाहर है। हालांकि हो सकता है कि समकालीन होने पर कुछ गुण आ जाए, लेकिन एकदम बिल्कुल नकल नहीं था। इसके अंतर को हम लोग देखें तो मौर्य कला में राजप्रसाद जो है वो एक ही पत्थर के बने हुए हैं, मतलब एकाश में है, जबकि ईरान में जो है वो पत्थर को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। मौर्य प्रसाद में लकड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है भरपूर, लेकिन यहाँ पर केवल पत्थरों का, ईरान में केवल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। अगर स्तंभ का बात करें तो स्तंभ जो है मौर्य काल के सपाट हैं, चिकने हैं, लेकिन ईरान में ईरानी जो कला था उसमें दाढ़ीदार है, नालीदार है। हमारे स्तंभ मौर्य कला के स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल है, जबकि यहाँ उल्टा घंटी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर पशु आकृति का इस्तेमाल हुआ है मौर्य काल में, जबकि ईरानी कला में मानव आकृति का निर्माण हुआ, मानव आकृति मुख्यतः बनाया गया है। तो स्पष्ट अंतर तो दिख रहा है। अगर हम लोग अशोक स्तंभ पर जिस प्रकार की पशु आकृति है वह हड़प्पा पशु आकृति की परंपरा है। तो हड़प्पा काल से ही हमें स्तंभ पर पशु बनाने की परंपरा चली आ रही थी। पत्थरों पर पॉलिश करने की कला पहले से यहाँ पर मौजूद है। अब हम लोग अगला डायमेंशन देखते हैं कि मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। तो बौद्ध धर्म से कैसे प्रभावित हुआ, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्तूपों का निर्माण हुआ है मौर्य शैली में। उसके बाद अशोक द्वारा और दशरथ द्वारा जो है गुहा विहार का निर्माण किया गया बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए ही अशोक ने स्तंभ का निर्माण करवाया, जिस पर जो कि मौर्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्तूपों पर जो है तोरण द्वार और प्रदक्षिणा पथ जो है उस पर
बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण है, जातक कथाओं का चित्रण है। तो इससे मौर्य कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है। कुछ कुछ मौर्य बौद्ध धार्मिक चिन्ह भी, जैसे पद चिन्ह, कमल, सिंहासन, इनका भी चित्रण मौर्य कला में किया गया है। अब हम लोग आते हैं बिहार पर, बिहार का डायमेंशन, कि बिहार पर मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा। तो मौर्य कला भारतीय और अखमेनियन कला के संश्लेषण का शानदार उदाहरण थी। इससे फारसी भाषी लोग पाटलिपुत्र में जमावड़ा हुआ। फारसी भाषी लोग जमावड़ा हुआ पाटलिपुत्र में, तो जाहिर सी बात है कि फारसी भाषा के सीखने के लिए पटना एक प्रमुख केंद्र बन गया। और अशोक का धम्म नीति का विस्तार बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया बिहार। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे विश्वविद्यालय, महान विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो मौर्य स्थापत्य का प्रभाव केवल प्राचीन काल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका असर आज भी देखा जा सकता है। तो देखिए, वर्तमान से हम लोग करेंट से किस प्रकार से जोड़ रहे हैं। तो बिहार सरकार जो मगध क्षेत्र का सूखा का समस्या है, उससे निपटने के लिए मौर्य काल के तरह ही नहर प्रणाली का विकास कर रही है। तो हमने करेंट से इसे जोड़ दिया, तो एक डायमेंशन ये हो गया। अब आते हैं कि इन सब को हम लोग कैसे कंक्लूड करते हैं। तो हमने कंक्लूजन में क्या लिखा है, देखिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौर्य कला स्तंभ निर्माण, चमकदार पॉलिश के प्रयोग, मूर्तियों की भव्यता जैसी नवीन स्वरूपों के साथ विकसित हुई। समकालीन होने के कारण कुछ मात्रा में ईरानी प्रभाव भी नकारा नहीं जा सकता। ईरानी प्रभाव के बारे में भी हमने बता दिया। लेकिन यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि इसने आगे आने वाली भारतीय कला परंपरा का पथ प्रदर्शन किया। आगे आने वाली गुप्त कला आदि को इसने पथ प्रदर्शन का काम किया। तो इस प्रकार से मौर्य कला से संबंधित यह मेंस का प्रश्न आपके बीपीएससी मेंस को 38 मार्क्स लाने में आपका सहयोग करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अगले प्रश्न के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।